नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। 23 जनवरी को फरहान अख्तर से पूछताछ होगी, ये एक बड़ी खबर है। मिर्जापुर वेब सीरीज मामले में पूछताछ होगी। मिर्जापुर पुलिस फरहान अख्तर से बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी। और पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी ने एफआईआर दर्ज कराई है। मिर्जापुर को बदनाम करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। तो मिर्जापुर वेब सीरीज का यह पूरा मामला, जहां पर मिर्जापुर को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा और इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी की ओर से, और इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पुलिस पहुंची पूछताछ के लिए। इस बीच मुंबई पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस में तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन अब फरहान अख्तर से पूछताछ की जाएगी मिर्जापुर पुलिस की ओर से। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज जो कि विवादों में है और इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हुई है। मिर्जापुर वेब सीरीज पर दर्ज मामले की जांच करने मुंबई पहुंची पुलिस और मिर्जापुर पुलिस की मुंबई पुलिस कर्मियों से नोकझोंक हो गई। ये पूरा मामला तब हुआ जब मिर्जापुर पुलिस के 3 पुलिसकर्मी अभिनेता फरहान अख्तर के घर खार इलाके में पहुंची थी और फरहान अख्तर से पूछताछ करना चाहती थी। मुंबई पुलिस को तत्काल इसकी भनक लग गई और इसकी सूचना स्थानीय खार पुलिस स्टेशन को दी गई। खार पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी फरहान अख्तर के घर पहुंचे और फरहान अख्तर के घर के दरवाजे पर यूपी पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच जमकर के नोकझोंक हुई। मुंबई पुलिस के पुलिसकर्मियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का पालन करते हुए उचित इजाजत लेकर के आए और फिर इसकी पूछताछ करें। इस हंगामे और नोकझोंक के बाद मिर्जापुर पुलिस फरहान अख्तर के घर से बाहर निकली। मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर लगातार यूपी पुलिस मुंबई आई हुई है, लगातार जांच पड़ताल करे। हमारे साथ बीके चौरसिया साहब हैं, वहाँ के अधिकारी, जांच अधिकारी, बात करने के लिए। सर, कई दिनों से मुंबई में आप हैं, क्या क्या अब तक हुआ मिर्जापुर को लेकर? देखिए, मुंबई में आने के बाद हम लोग को ये मालूम हुआ कि किसी भी थाने लोकल पुलिस का हेल्प लेने के लिए डीसीपी क्राइम सर का परमिशन चाहिए। डीसीपी क्राइम सर का परमिशन कल तक नहीं मिल पाया था। आज हम लोग ने परमिशन ले रखी है। परमिशन लेने के बाद जो भी कंसर्ट थाने हैं हमारे, जहाँ जहाँ से मुझे ये विवेचना करनी है, उन थानों पे जाकर हम लोकल पुलिस का सपोर्ट ले करके पहला मेरा ये काम होगा कि जो एक्यूज्ड हैं उनके नाम एंड एड्रेस को वेरीफाइड करना। नाम इनका एड्रेस वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बाद हम आगे अपना काम करेंगे। लेकिन आप लोगों को काफ़ी समय लग गया। पुलिस, मुंबई पुलिस का क्या लग रहा सपोर्ट शुरुआत में नहीं मिल रहा था आप लोगों को? एक्चुअली जहाँ तक सपोर्ट की बात है, लोकल पुलिस का ये कहना था कि डीसीपी क्राइम सर का परमिशन होगा तभी हम आपका सपोर्ट कर पाएंगे। तो परमिशन था नहीं, इसलिए सपोर्ट था नहीं। आज परमिशन मिला है, अब देखिए आगे क्या होता है। आप लोगों के साथ आप जब घर पे गए थे, अख्तर के घर पे गए थे, उसके बाद आप अमेजॉन ऑफिस गए थे, वहाँ पे भी पुलिस ने आपको काम नहीं करने दिया, ऐसी भी क्या सही? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस ने ऐसा काम नहीं करने दिया। पुलिस की अपना एक जो भी रूल हो, उनका कहना था कि पहले परमिशन आप ले लीजिए, उसके बाद आप काम करिए आगे। तो अभी परमिशन मिल चुकी है? आज परमिशन मिल गई। तो अब आपने जो एड्रेस वेरीफाई करना था वो हो चुका है पूरा एड्रेस? अभी नहीं, पूरा नहीं हुआ, हम लोग कर रहे हैं उसको। कर रहे हैं? जी जी। तो उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा कि आप यहाँ पे यहीं पूछताछ करने वाले हैं या फिर यूपी ले? अगर वो मिलते हैं यहाँ पे तो हम पूछताछ कर लेंगे यहीं पे। अगर नहीं मिलता तो फिर नोटिस भेजेंगे उनके लिए, उनको कॉल करेंगे। जी जी। यानी अब आपको मतलब कोई अभी शिकायत अभी नहीं है? मुंबई पुलिस के अंदर सपोर्ट कर रही है? जी, परमिशन मिल गया, सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कर रही है। जी जी। तो आज और कोई कार्रवाई आपकी है आज क्या? अब देखते हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ बीकेसी थाने पर, वहाँ जो अमेजन की ऑफिस है उसका भी एड्रेस वेरीफाई करना है मुझे, वहाँ से हेल्प लेकर करूँगा। ठीक है। बात करने के लिए थे बीके चौरसिया साहब, जिनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले पर लगातार मुंबई पुलिस, चूंकि लगातार अब जो कोऑपरेट नहीं कर रही थी, लगातार जो जानकारी सामने आई है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस ने अनुमति दे दी है और मुंबई पुलिस अब सपोर्ट कर रही है और आगे की जांच लगातार जारी है। लेकिन जैसा कि कहा, एड्रेस वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और जल्द ही जितने भी आरोपी हैं इस मिर्जापुर वाले वेब सीरीज में, उन सभी लोगों को लीगल नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद जांच के लिए उन्हें बुलाया जाएगा कि वो पेश हों। और इसमें देख सकते हैं कि इस वक्त खार पुलिस स्टेशन, जो कि मुंबई का खार पुलिस स्टेशन, जहां पर तमाम जो शेरवानी से बात करें या फिर अन्य जो अख्तर की बात करें, जो इसके निर्माता हैं,
वह लोगों के इसी खाद्य प्रशासन के अंदर आता है। और इसीलिए जो यूपी पुलिस मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर आई है, इस खाद्य पुलिस स्टेशन में आकर उन्होंने वेरिफिकेशन किया, जो पुलिस द्वारा जो परमिशन मिला है वह यहाँ पे दिखाया, उसके बाद पुलिस ने इन्हें आगे काम करने की इजाजत दी है। लेकिन यह साफ समझ में आया कि जिस तरीके से आपने देखा होगा, जो सुशांत का मामला सामने आया था, उसके बाद से जिस बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में तू हमें देखने को मिला था, इस बार भी तांडव वाला मामला कहें या फिर मिर्जापुर वाला मामला कहें, दोनों मामले को लेकर लगातार विवाद बड़ा हुआ है दोनों पुलिसों के बीच में। और यही कारण है कि अनुमति लेने में काफ़ी दिक्कत हुई और इसीलिए कई जगहों पर जब यूपी पुलिस बिना मुंबई पुलिस की अनुमति गई तो वहाँ पे दोनों के बीच में जरूर तू में भी देखने को मिला, यानी बहसबाजी हुई, क्योंकि उनके पास अनुमति नहीं थी इसलिए वह नहीं जा पाए। लेकिन हाँ, अब अनुमति मिल गई है, अब आगे की जाँच यूपी पुलिस ने तेज कर दी है। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। आगे बढ़ेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीतिक वजहों से आजम खान के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। पार्टी उनके साथ खड़ी है। जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पार्टी बजट के बाद पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करेगी। पूरे प्रदेश में साइकिल रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उसको लेकर के पार्टी ने हर स्तर पर अपना विरोध जताया है। भारतीय जनता पार्टी को कोई सुंदर चीज अच्छी नहीं लग सकती, कोई अच्छी चीज होगी उसको तोड़ देंगे। इन्हें आता ही ये है कि ठोक दें, इन्हें आता ही ये है कि मरवा दें, इन्हें आता ही ये है कि बुलडोजर चला दें। जिन्होंने जिंदगी भर ठोकना मानना सीखा हो, उनसे पढ़ाई की उम्मीद करोगे आप संस्था बनाने की उम्मीद करोगे? क्या आपने मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं देखी विधानसभा में? कहते हैं ठोक देंगे, और उसका परिणाम क्या हुआ? कितने फेक इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में। और याद रखिए, हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारी बहुत सी किताबें ये कहती हैं, लिखा हुआ है उसमें कि योगी वही है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझ रहे हैं? सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का एक तरीका है। जो गलती करेगा उसे सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब ये कहो, सबसे बड़ी बात तो पूछते ही नहीं हो आप, ये क्या इधर उधर की बातें पूछते हो? अरे जो डीएम आए थे इनको हम ही लेके आए थे, गलती तो हमारी है। और सोचो कैसे कैसे हमसे सिफारिश करा रहे थे, किन किन से सिफारिश करा रहे थे। लेकिन सर वो जब आए थे किसी प्रदेश से तो क्या समाजवादी सरकार में नहीं आए थे? आप पूछे जाके उनसे, तो आप क्या मान जाके उनसे नहीं, आप पूछे जाके उनसे। और मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये सवाल इसलिए पूछ रहे हो, मैं जानबूझ करके इसलिए दे रहा हूं कि डीएम ये देख रिकॉर्डिंग, जिन लोगों ने उनकी सिफारिश की थी उत्तर प्रदेश में लाने के लिए, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो कहोगे आप वो ये डीएम करेंगे? ये ऐसे अधिकारी हैं, क्या नहीं कहा था उन लोगों ने सिफारिश करके? अब ये क्योंकि दूसरे प्रदेश न चले जाएं, दूसरे प्रदेश न जाना पड़ जाए अपने योग कैडर में, इसलिए यह अन्याय आजम खान साहब के पास कर रहे हैं। और बीजेपी की तो रणनीति है ना, इससे स्ट्रेटेजी कि इन्हें परेशान रखो जिससे समाजवादी पार्टी भी ना जवाब दे पाए और हमारा वोट बैंक का प्रचार करते रहे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के घर पहुंचे। घर पर उनकी पत्नी तंजीन फातिमा जी से काफ़ी देर तक वार्तालाप की, तमाम सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन भी हुआ है। उसके बाद अखिलेश यादव आजम खान साहब के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पहुंचे। जौहर विश्वविद्यालय में मीडिया से मुखातिब होकर तकरीबन 35 मिनट तक बातचीत की। उनकी सभी बातचीत में निशाना भारतीय जनता पार्टी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही रहा। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब सत्ता बदलेगी तो ईंट का जवाब भी पत्थर से दिया जाएगा, क्योंकि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। तमाम सारी चीज़ों को लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता आने के तुरंत बाद ये कैसे बदलेंगे और कितनी जल्दी बदलेंगे ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको वक्त बता देगा। जहां तक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के ऊपर लगे मुकदमों का है तो वो सारी चीज़ें कोर्ट में चल रही हैं। अब कोर्ट का जवाब तो कोर्ट से ही दिया जाएगा। और तमाम सारी चीज़ों को लेकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि जितने भी मामले दर्ज हुए हैं उन सब चीज़ों को लेकर हम और हमारी पार्टी के लोग
हमेशा आजम खान साहब के साथ हैं। तमाम सारी चीज़ों को लेकर कोर्ट में सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं और बहुत जल्द उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। उनकी पत्नी को तो पहले से ही कोर्ट से रिहाई मिल गई है और वो अपने घर पर हैं, लेकिन आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोई अभी बड़ी राहत नहीं मिली है। अखिलेश यादव ने आज मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि हर हाल में उनको कोर्ट से राहत मिलेगी, न्यायपालिका पर उनको पूरा भरोसा है। लेकिन जिन अफसरों ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान पर मुकदमे दर्ज करवाए हैं और उनके खिलाफ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की साजिश की है, ऐसे अफसरों से सरकार बदलने के बाद सख्ती से निपटेगी। रामपुर से इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह राजपूत। अब बात किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। आज शुक्रवार को सरकार और किसान नेताओं के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई। पिछली 10 बातचीत की तरह ये बैठक भी बेनतीजा रही है। हालांकि आज की बैठक में सरकार का रुख पिछली बातचीत के मुकाबले कड़ा रहा है। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि 11 बैठकों में 45 घंटे चर्चा हो चुकी है। हमारा लक्ष्य किसानों की प्रगति है। इससे पहले सरकार ने किसानों के सामने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। आज की बैठक में सरकार के मंत्रियों ने किसानों से दो टूक कहा कि हम इससे बेहतर नहीं कर सकते। सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक कब होगी ये भी तय नहीं है। 26 जनवरी से ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। उन्होंने ये कहा कि अगली बैठक के लिए तैयार है, क्या वो कह रहे हैं? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 20 ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ आगे बैठक कर सकते हैं। आगे बैठक कर सकते नहीं कोई बैठक। तो हमारी बात है, जो हमारी मांगे थी वो सरकार ने आज उनको जो है वो नहीं मानना है, तो बात समाप्त हो गई है और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी होगा। कोई तारीख आपको दी नहीं है? तारीख अभी कोई तय नहीं हुई। एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं हुई है और बस हमने उनको कहा था कि दोनों कानूनों के जो हमारे में सर्वसम्मति से पास हुआ है वो ये है कि इन दोनों कानूनों से कम कोई बात होगी नहीं। और सरकार की आपकी जो प्रपोजल है उस पर हमने कल मीटिंग की तो उस पर सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने एक तरह से आगे बात समाप्त कर दी। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। सिर्फ 15 मिनट बाद ਚੱਲੀ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 15 ਮਿੰਟ बोल के। 15 ਮਿੰਟ से बाद ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ की ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹੈ यूनियन उसको रद्द कर दी रही हैं। ये प्रस्ताव बहुत अच्छे हैं, इनको मुड़ विचार करे, गौर करे, जे लोड लगे तो हमको बचा दे। इस बाद गलबात एक बार बंद है। हाँ बातचीत तो बंद है, टुट चुकी है, गलबात बंद है। मैं पहले ही कह के गया सी कि डेडलॉक आऊगा, अज की मीटिंग उसकी पुष्टि हुई है। मीटिंग के अंदर जो मंत्री महोदय 15 मिनट हमसे बात करते रहे, उसमें जो हमने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था वो बात रखी गई। मंत्री महोदय ने कहा कि आप जो है वो प्रस्ताव के ऊपर दोबारा बात कर लीजिए, मैं भी करके आता हूँ। 3.5 घंटे मंत्री महोदय आए नहीं, ये किसान आगू का अपमान है। आने के बाद उन्होंने कहा भी अगर आप पुराने प्रस्ताव के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो सोच के हमें बता दीजिएगा। ये भी कहा भी विज्ञान भवन बंद हो रहा है 26 जनवरी के लिए, आपके साथ अन्य जगह पर हम बात कर लेंगे। इसी के साथ सबका धन्यवाद करने के बाद कहा भी मैं मीटिंग की प्रक्रिया समाप्त कर रहा हूं। सरकार अपने तरफ से मीटिंग का सिलसिला तोड़ के गई है, हमने अपनी तरफ से नहीं तोड़ा। किसान आगुओं ने बड़े धैर्य से 3.5 घंटे उनका वेट किया। वो बातचीत से मसले का हल करना चाहते हैं। भारत की सरकार पूरे देश के किसानों और मजदूरों का अपमान कर रही है, वो बातचीत से निर्णय नहीं करना चाहती। कल भी शांतमय तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे, अब भी चलाते रहेंगे। इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में
गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। इस आंदोलन के दौरान और कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन देश के कई हिस्सों में लगातार जारी है। शनिवार को लखनऊ में किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसे लेकर राजधानी के गोसाईगंज क्षेत्र के विरोहा गांव में किसान जमा हो रहे हैं। कई जिलों से किसान आकर राजभवन के लिए ट्रैक्टर यात्रा के माध्यम से कूच करेंगे, लेकिन किसानों की इस ट्रैक्टर यात्रा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पीएम मोदी ने वाराणसी के कोरोना वॉरियर से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2021 की शुरुआत काफी शुभ हुई है और भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। देश ने खुद अपनी 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाई है और दुनिया के कई देशों को भी भारत वैक्सीन दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी में पहले चरण में करीब 20,000 लोगों को वैक्सीन लग रही है, जिसके लिए 15 केंद्र बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि शुरुआत में राजनीतिक तौर पर उन पर दबाव बनाया जाता था कि अब तक वैक्सीन क्यों नहीं आई है। ऐसे में हमने सिर्फ वैज्ञानिकों की बात सुनने का फैसला किया। सरकार ने रणनीति के तहत पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का टीका लगाने का फैसला किया। आज देश में ऐसा माहौल है, ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है। वो भी एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। बीते 6 वर्षों में बनारस और आसपास के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बड़ा बदलाव आया है, उससे पूरे पूर्वांचल को कोरोना काल में बड़ी मदद मिली है। अब बनारस वैक्सीन के लिए उसी गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि पहले चरण में बनारस में करीब करीब 20,000 से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 15 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। मैं इस पूरे अभियान के लिए सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ का अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बनारस के उन स्वास्थ्य कर्मियों से बात की जो 16 जनवरी को वैक्सीनेशन के पहले चरण में टीकाकरण में शामिल हुए थे। इन लोगों से पीएम मोदी ने उनके अनुभवों को साझा किया। साथ ही पीएम ने सभी को बधाइयां भी दी। साथ ही विश्वास जताया कि वो दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। सर, मेरी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं लोगों से यही अपील करती हूँ कि आप लोग आइए, वैक्सीनेशन करवाइए। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, अफवाहों में न पड़े। वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर है। वैक्सीन के बारे में
मेरे से पूछा और मैंने वैक्सीन के बारे में उनको जवाब दिया, क्योंकि मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है और अपना वीडियो बना करके अपने कर्मचारियों को, अपने सपोर्टिंग स्टाफ को खुद दिया है, भेजा, इस नाते कि लोग विश्वास करें कि हाँ मेट्रन ने वैक्सीन लगवाया। इस नाते हम लोग को भी वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।